नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी का नाटक बताया। साथ ही टीएमसी छोड़ने वाले विधायकों में एक और नाम जुड़ गया है और वो है वैशाली डालमिया का। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए बच गया क्योंकि जो मेरी गाड़ी थी बुलेट प्रूफ थी और काफी नुकसान भी हुआ है हमले के अंदर। उसके बाद भी उन्होंने जो है अपनी सभा की संसदीय क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी के। लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी जो है इस पूरी चीज को नाटक बता रही हैं बीजेपी का। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, वहां पे जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है जी। और ये किसी भी देश के किसी भी इलाके में इस तरह से जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी पार्टी की तरफ से इतना ब्रेजन गुंडागर्दी हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं देखा जाता जी। जो तृणमूल के गुंडे वहां पे कर रहे हैं। ये प्लेन एंड सिंपल। और ममता बनर्जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई ये बीजेपी की ड्रामेबाजी है, बीजेपी वाले खुद ही जो है अपने ऊपर पत्थर लगवाए हैं। ये इनका माने मूल आर्गुमेंट है। मनीषी, यहाँ पर उन्होंने हॉग मीडिया का जिक्र किया है और साथ ही ये भी कहा है कि सीआरपीएफ बीएसएफ जैसी सुरक्षा में भी इस तरह से कैसे हो गया। अब मैं बताता हूं कि कैसे हुआ। वो डायमंड हार्बर जा रहे थे जी, कोलकाता से। डायमंड हार्बर में एक ऑफिस खोलने जा रहे थे और वो इलाका ममता बनर्जी के तथाकथित भतीजे अभिषेक बनर्जी का है जी। तो अभिषेक बनर्जी के इलाके में बीजेपी ऑफिस खोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? ये सड़ी गली, जिसको कहते हैं फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट, ये उसका नतीजा है। तो कोलकाता से जो काफिला चला तो कोई कुछ दिक्कत नहीं हुआ। मनीष जी, एक और बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जब टीएमसी पर आरोप लगा इन हमलों का, तो टीएमसी ऊपर से बीजेपी पर ही इल्जाम लगा रही है, उनसे ये सवाल कर रही है कि वो आखिरकार अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में गए क्यों? अरे भाई, खरीदा हुआ है किसी का संसदीय क्षेत्र? माने ये कोई फीफडम है कि अभिषेक बनर्जी का वो इलाका हो गया तो वो कोई वहां पे कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिकल गतिविधि नहीं कर सकता? ये क्या वाहियात बातें हैं। और दिल्ली में कहां ये लोग लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग जो ममता बनर्जी को डिफेंड कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर अब तक? तो वो सारी चीजें हो रही थी। तो कलकत्ता से करीब 45 किलोमीटर दूर एक जगह था, सड़क वहां पे ज्यादा चौड़ी नहीं है, छोटा मोटा बाजार है, जहां पे सिर्फ जेपी नड्डा के काफिले के ऊपर हमला नहीं हुआ। जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, इसलिए बहुत सारे बीजेपी भी कार्यकर्ता भी जो है मोटरसाइकिल से अपना झंडा वंडा लगा करके वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन सबको पकड़ के पीटा गया, उनके साथ मारपीट हुई, कुछ लोगों के मोटरसाइकिल को छीना गया, कई सारे लोग हॉस्पिटल में हैं। अब गुंडागर्दी करेंगे और उसके बाद उसको डिफेंड करने के लिए अब इलॉजिकल बातें भी करोगे? और जब ये काफिला वहां पे पहुंचा तब इन लोगों ने रोड को पहले ब्लॉक किया। वहां पे पश्चिम बंगाल की पुलिस, ये जो नपुंसक पुलिस है वहां की, वो वहां पे खड़ी थी। सारा उसका वीडियो है और एक के बाद एक सारे लोगों के ऊपर जो है पथराव होने लग गया। वीडियोस तो ये भी बता रहा है कि कौन लोग हैं, कौन कौन लोग वहां पे तृणमूल के झंडे के साथ वहां पे खड़े थे। लोकल पुलिस को यह भी अकल नहीं है कि एक केंद्र में सरकार चलाने वाली पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट उसके इलाके में गया है, लोग पत्थरबाजी किए हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोगों के साथ पकड़ धकड़ हुई है। ये करमचंद बनना चाहते हैं कि बीजेपी वालों ने अपने खुद के ऊपर ही ये करवा लिया। कूच बिहार में कल एक बीजेपी कार्यकर्ता की लाश मिली, ये कह रहे कि खुद ही मरवा दिया। ये ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो गया और कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी ने अपना उसका जो बैलेंस जो है ना दिमाग का, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो, अरे भाई आप ये समझिए कि बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती, कोई बड़ा सा पत्थर जेपी नड्डा के सिर पे लग गया होता जी, बंगाल में दंगे हो रहे होते इस मूर्खता की वजह से।
ये लोग देश में आग लगा करके राजनीति करना चाहते हैं और उसके बाद कहेंगे कि भाई हमको जेल में डाल दो, ये तमाशा, ये ड्रामा। दरअसल दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी का घर ही ऑर्डर में नहीं है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ उनकी किरकिरी हो रही है। जितने बड़े लीडर थे ममता बनर्जी के बाद, ये सब छोड़ के जा चुके। और अब वैशाली डालमिया का नाम भी उसमें जुड़ गया। अब वैशाली डालमिया का नाम जुड़ गया। वो वैशाली डालमिया का केस भी बड़ा गजब है। वो कोई बाली जगह है, वहाँ की वो एमएलए हैं, ये जगमोहन डालमिया की बेटी है, जो बीसीसीआई के चीफ हुआ करते थे, जगमोहन डालमिया, उनकी बेटी है ये। और वहाँ पे फिर वही इशू है, ये प्रशांत किशोर के ज़्यादा स्मार्टनेस की वजह से वहाँ पे मसला ख़राब हो गया। और दरअसल दिक्कत क्या है वहाँ पे आप जैसा, भाई आप खजूर के जो है ना बीज बोओगे तो आम थोड़ी ही निकलेगा उसमें। वहाँ पे कुछ लोगों ने पोस्टर निकाल दिया, जो पुराने पार्षद वार्षद जो होते हैं, लोकल लीडर्स वगैरह उस कंस्टिट्यूंसी के, कि ममता दीदी इस बार किसी को टिकट देना तो वो आउटसाइडर को मत देना। और ये जो लोग हैं ज़्यादातर वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, तो ज़्यादातर पार्षद जो है उसमें मुसलमान हैं। बहुत सारे मुस्लिम लीडर सामने आकर के वो ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई कोई मुस्लिम शख्स को आप टिकट दें, और इस वजह से वहाँ पे मसला ख़राब हो गया। तो एक मीटिंग करने के लिए प्रशांत किशोर वहाँ पहुँच गए। अब प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि जो एक्स पार्षद और वहाँ के लीडर्स वगैरह जो थे, वो लोगों को बुलाया और एमएलए को बुलाया ही नहीं। तो ये बवाल मच गया भाई। एक तो आउटसाइडर, जैसे ही ममता बनर्जी कहती रहती है कि भाई अमित शाह आउटसाइडर है, तो ये आउटसाइडर है, तो वो आउटसाइडर है, तो ये भी, इसको भी तृणमूल के लोग जो है आउटसाइडर कर रहे हैं, जबकि उनका घर है, ज़मीन है, सब कुछ जो है उसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर है। तो खैर ये आउटसाइडर बना दिया गया। तो एक स्टेटमेंट आ गया इनकी तरफ से भी कि भाई ये तो आदत सी बन गई है, आप प्रधानमंत्री मोदी को भी आउटसाइडर कहते हो। कब ये तृणमूल कांग्रेस को समझ में आया कि पूरा देश जो है वो एक है, यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स हिंदुस्तानी है तो वो आउटसाइडर नहीं है। तो ये इतना बोलने का तो मतलब ही साफ है कि भाई ये उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया वो तृणमूल में अब वहाँ पे उनका सिस्टम नहीं चल पाएगा। और बताया जाता है कि ये मैंने क्रिकेट फ्रेटर्निटी से है, डालमिया की बेटी रही हैं, तो सौरभ गांगुली से भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। तो कई सारी चीज़ें उस पर लग रही है। तो एक एमएलए का जो दर्जनों जो लिस्ट जो तैयार हो रही है, उसमें एक और नाम जो है वो जुड़ गया है जी। और केंद्र सरकार की तो मुझे लग रहा है कि सभी चीजें जो है, सभी एक्शंस ममता बनर्जी को खटक रहे हैं। जिस तरीके से नया संसद भवन बनाने की बात हुई है, उस पर भी ममता बनर्जी ने ये कहा है कि नए संसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी, और जो उसके लिए पैसा लगेगा 971 करोड़ रुपए, वो किसानों को मिलना चाहिए था। अरे भाई क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, वो आपसे पूछ के किया जाएगा, आपसे पूछ करके किया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने का शौक तो आपने पाला था। देश भर के सारे जो टायर्ड और रिटायर्ड और डिजेक्टेड लीडर्स थे, उनको कलकत्ता के परेड ग्राउंड में आपने बुलाया था कि 2019 में वो मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगी। क्या हुआ सपने का? चुनाव जीतिए, उसके बाद आप इस तरह की बातें कीजिए कि दिल्ली में क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी ही पार्टी के अंदर भी जो चल रहा जो बवाल है उसको कैसे रोकें, क्योंकि बवाल थमता हुआ दिख नहीं रहा है। शुभेंदु अधिकारी एक और नए प्रॉब्लम बन करके आ गए। अभी तक तो मिदनापुर में नज़र आ रहा था, दिनाजपुर में उसके पोस्टर्स नज़र आ रहे थे, अब कलकत्ता में पोस्टर नज़र आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी के लिए जो है कि भाई अगर जनता की सेवा करना है तो कोई पद की ज़रूरत नहीं होती है। शुभेंदु अधिकारी फैन क्लब, दादा के हम सिपाही, और उस तरह के जो है पोस्टर्स जो है वो कोलकाता में भी जो है वो हर जगह नज़र आ रहा है। जो हमको बताया गया है कि कहाँ कहाँ इस तरह के जो पोस्टर्स आए हैं, तो ये बेहला इलाका है, खिदरपुर है, इकबालपुर है, गोल पार्क है, गरिया हाट है, इन सब जगहों पे बस स्टैंड से लेके हर जगह जो है वो पोस्टर्स जो है शुभेंदु अधिकारी के वो नज़र आ रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि शुभेंदु अधिकारी जिस इलाके से आते हैं, 40 कंस्टिट्यूंसी है,
मतलब 35 से 40 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएंगे। ममता बनर्जी को उधर ध्यान नहीं है, वो कभी नड्डा साहब के काफिले के ऊपर पत्थर भिजवाती है, तो कभी कुछ। तो ये जो है वो डेमोक्रेसी के लिए, बंगाल के लिए जो है वो अच्छे माने संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे वायलेंस हो रहा है और जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, बिल्कुल, तो ये एक फिट केस बन रहा है आर्टिकल 356 का, कि यहाँ पे आप जो राज्य सरकार है उसको ख़त्म करें। केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसी इलेक्शन कमीशन के आदेश के ऊपर वहाँ पे सेंट्रल फोर्स, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल फोर्स, बंगाल पुलिस नहीं, उनकी देखरेख में, उनकी सुरक्षा के तहत चुनाव हो, तब तो फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक मूक दर्शक बनी हुई थी आज पुलिस, वहाँ पे जब अटैक हो रहा था, तो वो तो बिल्कुल साफ साफ लग रहा है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उसी तरीके से बंगाल का जो खाकी वर्दी वाला लोग सब है, वो सब भी वो तृणमूल के वो गुंडे बन करके वो सड़क पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गुड कंडीशन फॉर बिहार, बंगाल। जी बिल्कुल। और मनीष जी, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने भी कही है ये बात कि 130 से ज़्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं 1 साल के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी ये कहती हैं कि सस्ती राजनीति करती है बीजेपी। और हाल ही में भी अभी एक केस हुआ है जब स्वप्न दास जो कि 30 साल के व्यक्ति थे, उनकी स्कूल में शव मिला है। अब जिस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर ही पथराव हो जाए, उस पर जानलेवा हमला हो जाए, तो उसके कार्यकर्ता का क्या होगा? अब आप जब एक्ट नहीं करेंगे, जब आप एक्शन नहीं लेंगे, जब आप मूक दर्शक बन जाएंगे, केंद्र सरकार चुप बैठ जाएगी, जैसे अभी पूरा जो हंगामा चल रहा है इसके ऊपर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी, तब तो कोई बात होगी, तब तो बात समझ में आएगा कि भाई वहां पे कानून टूट रहा है। आपके अध्यक्ष के ऊपर वो तो भला हो कि वो बुलेट प्रूफ था, बुलेट प्रूफ नहीं होता। बाकी जिस तरह से बाकी लोग जब जिनके बाल बाल बचे हैं, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय वगैरह, अगर ये हालत हो गई होती तो आपके साथ बंगाल में कौन आएगा, क्यों आएगा? बिल्कुल। और इस मामले पर, इस पूरे मामले पर राज्यपाल से रिपोर्ट भी मांगी गई है। जब अध्यक्ष ही मने पिट जाए जी, जब अध्यक्ष ही वहां पे उसके ऊपर हमला हो जाए और कोई एक्शन नहीं हो, तो कार्यकर्ताओं को तो लटकना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ समझा ही नहीं जाएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। फिर कार्यकर्ता को तो चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। जब अध्यक्ष के ऊपर ही इस तरह से हमला हो सकता है, तो ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि कब तक आप चूड़ियां पहन करके बैठे रहोगे पॉलिटिकली राइट कहलाने के लिए कि भाई हम आर्टिकल 356 नहीं हटाएंगे। तो आज तो दो चॉइस करना है, अदर यू हैव टू एक्ट, और फिर एक्शन नहीं ले सकते तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दीजिए, वो मरेंगे, आपके नेता वहां जाएंगे, वो पथराव होगा। अभी जेपी नड्डा के ऊपर पथराव हुआ है, कल होम मिनिस्टर जाएंगे, जब आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो अमित शाह जाएंगे, उसके ऊपर पथराव होगा। फिर करते रहिएगा, फिर देखते रहिएगा, ताली बजाते रहिएगा। क्योंकि कुछ चीजें, अगर फुटबॉल आप खेलने उतरे हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आपको पैर में चोट लग जाएगा, आप पैर चलाएंगे नहीं, तो फुटबॉल खेलने उतरे क्यों आप, है ना? तो ये चीजें हैं जिसको बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो इन सारे सिचुएशंस में एक्ट करे, ताकि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे। अदरवाइज इस तरह से अटैक होता रहेगा, इनके लीडर्स पिटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। अब देखिए 2 दिन पहले इसी तरह की तस्वीर आई थी, वो बेंगलोर का सांसद तेजस्वी, उसके आसपास गोलियां चल रही हैं, उसका मजाक उड़ रहा है, उसका मजाक लोग मीम्स बना रहे हैं कि डर गया। तो ये कब तक इस तरह से सहन आप करोगे? कार्यकर्ता को तो लगता होगा कि भाई जब आपका लीडर ही वो मार खा के चुपचाप चला जाता है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, बहुत गलत संकेत जाएगा इससे। तो ये संकेत गलत जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि दिस इज राइट टाइम कि आप बंगाल के अंदर 356 लगाएं, इलेक्शन कमीशन को कहे कि यथाशीघ्र यहाँ पे चुनाव किया जाए, और इलेक्शन कमीशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के तहत
और जितने IAS IPS अधिकारी हैं वहाँ पे जो बंगाल में ये जो दलाल बन गए हैं, इन लोगों को उठा के बाहर कीजिए, बाहर से अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त कीजिए और उनके देखरेख में फ्री एंड फेयर चुनाव करवाइए। अदरवाइज वहाँ पे न फ्री एंड फेयर चुनाव होगा, न वहाँ पे कुछ हो पाएगा, लोग मरेंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरेंगे। तो अगर लोगों को मरवाना ही है तब तो आपको जो मनाया कीजिए, लेकिन लोगों की जान बचानी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, तब तो आपको ममता बनर्जी को बर्खास्त करना ज़रूरी हो गया है, उसको हटाना ही पड़ेगा। जी, और मनीष जी, जिस तरीके से हर बार केंद्र सरकार पर ममता निशाना साधती रहती हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो साइक्लोन एम्फन है उससे प्रभावित लोगों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उसे कट मनी के तौर पर बांट दिया पार्टी के। देखिए, ये तो पुरानी कहानी है जी, ये बात तो उठाई जाएगी ही। और मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ के लिए ममता बनर्जी अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले चुकी है। माने वो बंगाल में रहने वाला सारे लोग ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो एम्फान तूफान के लिए जो पैसा आया है सब ये लोग चट कर गए, कुछ किसी को दिया नहीं गया। और अभी जब सवाल जवाब किया जा रहा है तो एक वीडियो चल रहा है, ये सवाल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो जो है वो चीख चीख के पूछ रही है कि भाई हिसाब मांगते हैं, हमसे हिसाब कौन मांगेगा, पैसा हमने खर्च किया है, हिसाब को मांगने वाले वो केंद्र सरकार वो बीजेपी वाले होते कौन है सब हिसाब मांगने वाले। तो ममता बनर्जी को ये भी समझ में आना चाहिए कि हिसाब बीजेपी नहीं मांग रही है, हिसाब बंगाल की जनता मांग रही है कि ये जो उनके पैसे थे, जो पैसे उनके पास आने थे, जो पैसे गरीबों के पास जाने थे, वो तृणमूल के कार्यकर्ता के पास कैसे पहुंच गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनने वाला है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ममता बनर्जी अपना 10 साल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसकी एक रिपोर्ट कार्ड वो पेश करने वाली है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी, कि वो क्या क्या क्लेम करती हैं। जहाँ तक हमें बंगाल के लोग बताते हैं कि पिछले 10 साल में बंगाल आगे नहीं बाकायदा पीछे गया है, हर चीज़ हर इंडिकेटर में जो है पिछड़ा है बंगाल, और देश जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है उसी हिसाब से बंगाल पीछे जा रहा है। तो ये एक अलग कहानी होगी कि भाई ममता बनर्जी बंगाल की जनता के सामने क्या पेश करने वाली है। जी, मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का डाउनफॉल हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो करप्शन है और दूसरा है पीके। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से चारों खाने चित हो गई हैं उसके बाद भी वो नहीं समझ रही हैं कि पीके जो कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो पार्टी में रहकर क्या करेंगे जब पार्टी में और लोग रहेंगे ही नहीं, और जो स्ट्रैटेजी है वो किसके लिए बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।